So, hi everyone, myself Aman and I welcome you all again in today's session. So, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो स्पार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव आल्सो, जो कि काफ़ी यूज़ होता है, एंड फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव. वो है विंडो फंक्शंस इन स्पार्क. नाउ आपने विंडो फंक्शन सीक्वल में भी पढ़े होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सेम उसी तरह से ही स्पार्क में भी कुछ विंडो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं. अगर आपको सीक्वल के पता है तो यहाँ आपको पढ़ने में या समझने में आसानी होगी, बट इफ़ यू डोंट नो दैट नो नीड टू वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, हम एकदम बेसिक से देखेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करते चलूँगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. तो मेजरली अगर देखा जाता है तो 3 कैटेगरीज में विंडो फंक्शन को क्लासीफाई किया गया है. एक एनालिटिकल फंक्शन, एक रैंकिंग फंक्शन कैटेगरी है, और एक एग्रीगेट फंक्शन. ठीक, अब एक एक करके चलते हैं. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग इन दिस रेस्पेक्टिव कैटेगरी, सिंटेक्स क्या होता है कि स्पार्क में अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो अगर हम कोई भी विंडो फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं स्पार्क में, कोई भी अगर हमें विंडो फंक्शन यूज़ करना है, सो लेट मी रब दिस. तो सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको इंपोर्ट करेंगे. सो इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको. फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट विंडो. ओके, सीक्वल डॉट विंडो इंपोर्ट विंडो. ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा विंडो को. उसके बाद आप जो भी फंक्शन यूज़ कर रहे हो स्पार्क में, तो मेजरली जो फंक्शंस आते हैं वो सीक्वल डॉट फंक्शंस के अंदर आते हैं. ठीक है, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस. ठीक, इंपोर्ट जो भी, जैसे अगर आपको विथ कॉलम करना है, कॉल करना है, या आपको कोई विंडो फंक्शन करना है. तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, कई बार क्या होता है, कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा क्या है, आप उसका सिंटेक्स लिख कर बताइए कि इंपोर्ट कैसे करना है. ठीक है, तो टिपिकली ये दो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब आपको विंडो क्रिएट करना है. ठीक है, जैसे कि सीक्वल में हम क्या करते थे, सीक्वल में हम पहले विंडो क्रिएट करते थे. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप लिखोगे विंडो डॉट पार्टीशन बाय. क्या करोगे, पार्टीशन बाय. ठीक है, अब पार्टीशन बाय मतलब आपको किस कॉलम पे विंडो फंक्शन अप्लाई करना है. सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्टीशन करोगे, फिर आप ओवर क्लॉज लगाओगे. तो मान लीजिए मैंने पार्टीशन किया डिपार्टमेंट पे, मैंने किस पे किया, डिपार्टमेंट कॉलम पे. ठीक है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट कॉलम एंड डॉट ऑर्डर बाय, मान लेते हैं कॉलम नेम था सैलरी. ठीक है, अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया इसके बाद तो सैलरी बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आएगी. और अगर मेरे को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं इधर लिख सकता हूँ DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए विन. तो ये क्या हुआ, ये मेरी एक विंडो क्रिएट हो गई. इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि मैं अपनी टेबल में एक डिपार्टमेंट कॉलम है, उससे मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, मतलब आई एम पार्टीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट. ठीक है, और ऑर्डर कर रहा हूँ मैं सैलरी के बेसिस पे. और क्योंकि मैंने यहाँ DSC लगाया है, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए मेरे अगर 3 डिपार्टमेंट हैं किसी टेबल में, तो पहले वो पार्टीशन करेगा डिपार्टमेंट के बेसिस पे. मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस, एक डिपार्टमेंट है HR, और एक डिपार्टमेंट है आप मान लीजिए सेल्स. ठीक है, तो अब इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिसकी हाईएस्ट सैलरी होगी वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि हमने DSC लगाया है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए सैलरी को. फिर उसके बाद जिसकी होगी कम, उसके बाद तो हाई टू लो जाएगा. सेम गोज़ विद HR डिपार्टमेंट, सेम गोज़ विद सेल्स डिपार्टमेंट. ठीक,
तो तीनों में ऐसे ही जाएगा। अब तो हम चलते हैं एक बार। तो अगर आप देखोगे इसमें कि सिंटेक्स क्या है विंडो फंक्शन का, सबसे पहले आपको पार्टीशन करना है। तो विंडो डॉट पार्टीशन बाय, और जो भी आपका कॉलम नेम है, और ऑर्डर बाय कॉलम नेम। ठीक, अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद हमें क्या करना है, मान लेते हैं हम एक विंडो फंक्शन अप्लाई करते हैं इसमें। मान लेते हैं एक हमने जैसे रैंक किया, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था कि पहले आप इंपोर्ट करोगे विंडो, फिर उसके बाद आप इंपोर्ट करोगे जो भी आपका फंक्शन है। तो मान लेते हैं रैंक यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रैंक इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या लगाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपका डेटा फ्रेम होगा। आपका डेटा फ्रेम होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे आपका डेटा फ्रेम होगा df डॉट विथ कॉलम, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता था, नेम, तो नेम रख दिया rn कॉमा, ठीक, रैंक डॉट ओवर, जो भी आपका विंडो फंक्शन है वो विंडो फंक्शन लगाना है, जो भी आपका विंडो फंक्शन है वो विंडो फंक्शन लगाना है, ठीक है। डॉट ओवर, ओवर क्लॉज लगेगा, ब्रैकेट के अंदर विन, विन ये करिस्पॉन्ड कर रहा है ये जो विंडो क्रिएट करी थी, ठीक है। एंड डॉट, इधर लिख देता हूँ डॉट शो, ठीक है। ये समझ में आया, ये जो df डॉट विथ कॉलम, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ द नेम ऑफ द कॉलम, फिर उसके बाद आता है कि आपको कौन सा विंडो फंक्शन अप्लाई करना है, फिर डॉट ओवर क्लॉज, उसके अंदर जो हमने विंडो क्रिएट करी थी, एंड डॉट शो, ठीक है। तो ये एक नया कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम जनरेट करेगा, जिस कॉलम का नाम होगा rn, और वहाँ पे ये रैंक डिसाइड करेगा। अब वो रैंकिंग कैसे करेगा, वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने रैंक लगाया है, अगर आप रो नंबर लगाते तो अलग तरीके से होता, अगर डेंस रैंक लगाते तो अलग तरीके से होता। ये अलग अलग तरह के बेसिकली रैंकिंग विंडो फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ रो नंबर और रैंक एंड डेंस रैंक, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, तो नो नीड टू वरी, ठीक। तो ये हमारा सिंटेक्स है, डेटा फ्रेम डॉट विथ कॉलम, न्यू कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम, फिर उसके बाद विंडो फंक्शन, जो भी आपका विंडो फंक्शन है। अभी हमने रो रैंक से देखा, फिर रो नंबर भी हो सकता है, वो डेंस रैंक भी हो सकता है, एंड ओवर क्लॉज और विंडो पार्टीशन, ठीक है। हमने अभी जो केस देखा उसमें विन नेम था, ठीक है। अब सबसे पहली कैटेगरी पे आते हैं विंडो फंक्शन की। तो सबसे पहली कैटेगरी एनालिटिकल फंक्शन। तो एनालिटिकल फंक्शन मेजरली तीन टाइप के हम यूज़ करते हैं, एक होता है लीड, एक होता है लैग, और एक होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो आज के सेशन में, इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सो बिफोर अंडर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एग्जाम्पल, ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करता है, ठीक। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए हम थोड़े चलते हैं सीक्वल पे। तो अगर आप सामने देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो एक डेटा सेट दिया हुआ है, ठीक। एक ये डेटा सेट दिया हुआ है, ठीक है। इस डेटा सेट में तीन कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक। डिपार्टमेंट यहाँ पे एक ही है, बिकॉज मेरे को समझाना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आसान लिया है। तो डिपार्टमेंट सेल्स है इसके अंदर, और सैलरी दी हुई है। अब एक सीक्वल क्वेरी आपको दिख रही होगी नीचे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट एम्प्लॉय कॉमा सैलरी कॉमा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय, ठीक, एज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सीक्वल में विंडो फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक। तो अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये इंटरनली कैसे ऑपरेट होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाउ इट ऑपरेट इंटरनली। तो इंटरनली ये कुछ स्टेप्स परफॉर्म करता है, ठीक है। कभी भी आप किसी भी टेबल पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर लगाते हो, तो इंटरनली ये कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेगा,
और आपको रिजल्ट देगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, ये पार्टीशन करता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ, ये पार्टीशन करेगा आपके डेटा का, ठीक। और पार्टीशन किस बेस पे करेगा, आपने जो डिफाइन किया गया है, आपने जो डिफाइन यहाँ किया है उसके बेसिस पे पार्टीशन करेगा। सो इफ़ अ पार्टीशन इज स्पेसिफाइड, लिखा हुआ है बाय पार्टीशन बाय इन सीक्वल और विंडो फंक्शन स्पेसिफिकेशन इन पाईस्पार्क, ठीक है। तो पाईस्पार्क में हम कैसे कर रहे थे पार्टीशन, पाईस्पार्क में अगर आप स्क्रॉल करोगे तो हम इस तरीके से कर रहे थे, विंडो डॉट पार्टीशन बाय। सीक्वल में हम कैसे करते हैं, सीक्वल में हम ओवर क्लॉज के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कर हम एक ही चीज़ रहे हैं लेकिन सिंटेक्स थोड़ा अलग है। वही चीज़ अगर मैं सीक्वल में करूँगा तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, और वही चीज़ अगर मैं पाईस्पार्क में करूँगा थोड़ा सिंटेक्टिकली डिफरेंट तरीके से होगा, पर चीज़ एक ही है जो हम कर रहे हैं। तो द फंक्शन फर्स्ट ग्रुप द रोज बाय अ पार्टीशन कॉलम। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये ग्रुपिंग करेगा इंटरनली उस कॉलम के बेसिस पे जिस पे हमने पार्टीशन लगाया है, ठीक है। अब अगर आप इस सीक्वल क्वेरी के हिसाब से जाओगे, अगर जो सीक्वल क्वेरी है अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ तो इसमें पार्टीशन बाय किस पे किया गया है, पार्टीशन बाय किया गया है डिपार्टमेंट पे, पार्टीशन बाय किया गया है डिपार्टमेंट पे। तो इंटरनली क्या होगा, ग्रुपिंग होगी डिपार्टमेंट पे। अब इस एग्जांपल में क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है तो इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपके सामने दिख रहा है कि ये ग्रुपिंग ग्रुप्ड ही डेटा एक तरह से। सो अगर आपने कोई भी पार्टीशन स्पेसिफाई नहीं किया, इफ़ नो पार्टीशन स्पेसिफाइड ऑल रोज आर ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू सिंगल ग्रुप, अगर आपने कोई भी पार्टीशन नहीं लगाया तो उसको एक सिंगल ग्रुप की तरह काउंट किया जाएगा। इस एग्जांपल में क्योंकि सेल्स है तो एक ही डिपार्टमेंट है तो एक ही के बेस पे पार्टीशन होगा, तो ये पूरा एक ग्रुप होगा। क्या होगा, ये पूरा एक ही ग्रुप माना जाएगा। दूसरा काम क्या होता है, ऑर्डरिंग होती है डेटा की। ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि वंस यू पार्टीशन, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी हो रही है, तो ऑर्डर बाय सैलरी है और यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि डिसेंडिंग है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होगी। असेंडिंग का मतलब लो टू हाई में ये ऑर्डरिंग करेगा, तो ऑर्डरिंग होगी। सो रोज इन ईच पार्टीशंस आर ऑर्डर्ड बाय द कॉलम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज में जो आपका कॉलम है जो आपने मेंशन किया है उसके बेसिस पे आपकी ऑर्डरिंग होगी डेटा की, ठीक है। ये हुआ। थर्ड थिंग क्या होता है, रैंकिंग हो गया आपकी रो की, ठीक है। रैंक क्या होगा कि आपकी रो वाइज रैंकिंग होगी बेस्ड अपॉन द ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज के बेसिस पे, जैसे कि अगर आप इस सीक्वल क्वेरी में देखो तो पहले इसने पार्टीशन किया डिपार्टमेंट पे, ठीक है। फिर इसने ऑर्डर किया सैलरी के बेसिस पे, यानी कि ऑर्डर बाय सैलरी किया है तो सैलरी लो टू हाई होगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लो टू हाई सैलरी अरेंज्ड है ऑलरेडी, 3000, 4000, 4000, 5000, ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या था, रैंकिंग करना, ठीक है। तो अगर आप रैंकिंग पे जाओगे, रैंकिंग किस बेसिस पे हो रही है, रैंकिंग हो रही है जो आपने ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया था उसके बेसिस पे रैंकिंग होगी, ठीक है। तो रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए इसकी फर्स्ट रैंक होगी, इसकी सेकंड होगी, इसकी भी सेकंड होगी और इसकी थर्ड होगी, क्योंकि इन दोनों की सैलरी बराबर है तो जाहिर सी बात है इनकी रैंकिंग भी सेम होगी, ठीक है ना। रैंकिंग तो हम डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेगा, ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालेगा। अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिया गया है, फॉर ईच रो इट कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्रोपोर्शन ऑफ रो रैंक्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज द प्रोपोर्शन ऑफ रो रैंक्ड इक्वल टू और लेस देन द करेंट रो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज इन द पार्टीशन। इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन पे फोकस करना। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, प्रोपोर्शन ऑफ रोज रैंक्ड इक्वल टू और लेस देन करेंट रो डिवाइडेड बाय, अच्छा तो इसका ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज। तो अगर आप इसमें देखोगे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है इस क्वेश्चन में, 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 होगा, डिवाइडेड बाय 4 होगा, डिवाइडेड बाय 4 होगा, डिवाइड बाय 4 होगा, ये तो मानते हो। इस वाले पार्ट का क्या मतलब है, तो अगर मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जाऊंगा तो अगर मैं पहली रो पे फोकस करता हूँ तो पहली रो पे इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि ऐसी कितनी रोज़ हैं जिनकी वैल्यू, ऐसी कितनी रोज़ हैं
जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3000 है, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ रोज रैंक्ड इक्वल टू और लेस देन द करेंट रो, प्रपोर्शन ऑफ रोज रैंक्ड इक्वल टू और लेस देन द करेंट रो, तो ऐसी कितनी रोज हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3000 है। अगर मैं पहली रो पे फोकस करता हूँ तो ऐसी आपको एक रो मिलेगी, आपको एक रो मिलेगी। तो 1/4 क्या होता है, 1/4 आपका कुछ नहीं, 1/4 आपका क्या हुआ 25%, या इसको पॉइंट में डिफाइन करूँगा तो 0.25 हुआ, मानते हो, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पे, तो दूसरे पे क्या इसका इंटरप्रिटेशन होगा, ऐसी कितनी रोज़ हैं, ऐसी कितनी रोज़ हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4000 होगी, ऐसी कितनी रोज़ हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4000 होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मेरे को 3 रोज़ दिख रही हैं, ठीक है। एक तो 3000, बाकी ये 2 रैंकिंग वाली लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। यही बोला गया ना इसमें, यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे, प्रपोर्शन ऑफ रोज रैंक्ड इक्वल टू और लेस देन द करेंट रो, ठीक। तो ऐसी क्या है, 3 रो हैं, तो 3/4 कितना होता है 75%, यानी 0.75%, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी रो पे, तो तीसरी रो पे क्या होगा, तीसरी रो पे भी वही चीज़ होगी, ऐसी कितनी रोज हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू, जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4000 है, ठीक है। तो ऐसी कितनी रोज हैं, अगेन 3 रोज हैं, ठीक है, तो 0.75 हो गया। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट रो पे, तो लास्ट रो पे क्या समझ में आ रहा है कि ऐसी कितनी रोज हैं जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5000 होगी, ठीक। तो ऐसी कितनी रोज हैं, डिनोमिनेटर तो समझ में आ रहा है कि सब जगह 4 होगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रोज बेस्ड अपॉन द पार्टीशन, ये टोटल नंबर कहाँ से आ रहा है, जिस पार्टीशन के बेसिस पे, तो हमें 4 रिकॉर्ड मिले हैं, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है। तो ऐसी कितनी रोज है जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5000 होगी, तो ऐसी कितनी है, 1 2 3 4, तो ऐसी 4 रो हैं, तो ये आएगा 1। तो इसका मतलब इसका जो क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 0.25 0.75 0.75 एंड 1, ठीक। समझ में आया, जो लोग भी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, बट अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यही इसमें स्टेप बताया गया है कि पहले होगा पार्टीशन द डेटा, ऑल द रोज आर इन द सेल्स पार्टीशन, तो पार्टीशन हुआ। फिर ऑर्डर होगा दूसरे स्टेप में, ऑर्डरिंग द सैलरी, तो ऑर्डरिंग के बेसिस पे। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, रैंकिंग होगी, तो अगर आप देखोगे रैंकिंग एलिस 3000 है, रैंक 1, ठीक है, ये रैंक 1 हुआ। फिर उसके बाद ये रैंक 2 हुआ, ये भी रैंक 2 हुआ, ये रैंक 3 हुआ। फिर क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, तो क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, तो पहला हमने रो पकड़ा एलिस, ऐसे कितने रोज हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3000 है, तो 1 है, तो 1/4 किया, तो वो आया 0.25। फिर हम बॉब पे गए, तो ऐसे कितने रोज हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4000 है, तो ऐसे हमें 2 रो मिले, क्योंकि इन दोनों की रैंकिंग बराबर है, तो हमें मिल गया 2/4, सॉरी 3/4, दैट इज़ 0.75, तो हमें 0.75 मिला। सेम चीज़ हमें चार्ली के लिए भी इतना मिला। अब ऐसे कितने रोज़ हैं फॉर डेविड जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5000 है, तो ऐसे कितने हैं, 4 आउट ऑफ 4, तो एक आ गया, तो 1 मिला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या था, तो ये मैंने एक डमी डेटा क्यूरेट कर लिया, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये डेटा। और अगर मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को इसमें 4 कॉलम दिख रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक। और मेरे को क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो वही चीज़, सबसे पहले मैंने फंक्शन इंपोर्ट किया, विंडो फंक्शन सबसे पहले इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन इंपोर्ट किया। तो पहले पार्टीशन बनाया, विंडो डॉट पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बेसिस पे पार्टीशन किया है, एंड ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक। फिर वही विथ कॉलम लगा के हमने क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डाला, यही सिंटेक्स था। विथ कॉलम का पहला आर्ग्यूमेंट क्या, नेम ऑफ द कॉलम, फिर आपका विंडो फंक्शन नेम, फिर डॉट ओवर पार्टीशन, अंदर आएगा विंडो पार्टीशन,
यही सिंटैक्स था, इधर देखो आप सिंटैक्स, डेटा फ्रेम डॉट विथ कॉलम, न्यू कॉलम नेम, विंडो पार्टीशन, विंडो फंक्शन डॉट ओवर विंडो पार्टीशन। ठीक है, विंडो पार्टीशन हमने पहले निकाल लिया। तो अगर आप देखोगे इसको तो मेरे को मिला क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से। अब ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये ऐसे ही आना चाहिए था जो अभी हमने लॉजिक पढ़ा है। तो अगर आप देखोगे ढंग से तो हमने क्या किया, हमने पार्टीशन किया है डिपार्टमेंट पे। हमने क्या किया, पार्टीशन किया है किस पे, डिपार्टमेंट पे। और ऑर्डर बाई किस पे किया है, ऑर्डर बाई किया है सैलरी पे। ठीक है, तो अगर आपने पार्टीशन किया तो ऐसे ही अरेंज हो गए। ठीक, अगर मैं कलर से कर देता हूँ, ये मैनेजमेंट एक अलग आ गया, फिर उसके बाद ये फाइनेंस अलग आ गया है, एक डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर हमारा ये मार्केटिंग आ गया है। ठीक है, और लास्ट वाला हमारा आ गया है सेल्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने क्या करी है इसमें, हमने इसमें किया है क्या, क्योंकि ऑर्डर बाय है तो सैलरी लो टू हाई अरेंज होगी। ठीक, तो अगर आप फाइनेंस देखते हो तो लो टू हाई सैलरी अरेंज है, लो टू हाई। अगर आप मैनेजमेंट देखते हो एक ही है, मार्केटिंग में भी लो टू हाई है। ठीक है, सेल्स में भी लो टू हाई है। ठीक है, अब फाइनेंस को पकड़ते हैं पहले। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दिस फाइनेंस ओनली। ठीक है, तो फाइनेंस में अगर आप पहली रो पे फोकस करो, ठीक है, ये वरुण वाली, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा जब मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा, तो ऐसे कितने रो, पहली बात तो 3 रो हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 3, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, ये बता रहा हूँ मैं। अब ऐसे कितने रो हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3700 है, यही होगा इंटरप्रिटेशन। ऐसे कितने रोज हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 37 है, तो ऐसे एक रो है। ठीक है, तो 1/3 कितना हो गया, 0.33। तो ये सही है मेरा। दूसरे रो पे चलते हैं, ऐसे कितने रो हैं जिनकी वैल्यू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3900 है, तो ऐसे मेरे को 2 रो दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो ये वाला रो, एक ये वाला। ठीक है, तो 2/33 कितना होता है, 0.666। ठीक, फिर 4000, ऐसे कितने रो हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4000 है, तो ऐसे 3 रो हैं, तो 3 रो हैं, 3/3 दैट इज़ 1। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से ये सब डिपार्टमेंट वाइज पे हर जगह क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेगा। मैनेजमेंट के लिए 1 इसलिए आया है क्योंकि ऐसे कितने रोज़ थे जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3600 थी, 1, और टोटल रोज़ भी 1 ही थे, है ना। मार्केटिंग में जैसे 2 हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, सेल्स में क्या आएगा डिनोमिनेटर में 4। तो इसी लॉजिक से ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझ में आया होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अगेन मैं बोलूँगा थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, इसी को कंटिन्यू कर रखेंगे। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।